हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप तो बहुत अच्छे होंगे, आपकी तरह से चल रही होगी। हाँ जी, मैं सीए पीएस मैनुअल आज की वीडियो में आप लोग को कवर कराऊंगा सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट की MTP 2 अटेम्प्ट आपका मई 23। सर MTP 1 का और RTP का क्या रहेगा, उन दोनों वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। एक बार थोड़ा गला खराब है, हल्का सा मैनेज कर लेना। जी सर। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो और मैंने अपलोड कर रखी है, उनके बारे में बता के फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर लेंगे, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, एडवांस अकाउंट के मई 23 अटेम्प्ट के लिए जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उन नोट्स को डाउनलोड कर लेना। और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एडवांस अकाउंट के, उसकी वीडियो भी इसी चैनल पर मैंने अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टडी मटेरियल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशन के रूप में है, क्वेश्चन के रूप में है, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन और कॉन्सेप्ट के रिवीजन के साथ एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, चलें जी सर, आइए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट दूँ। सेकंड, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था थोड़ा गला खराब है सर, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। एक बात और, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ कंसेप्ट का भी रिवीजन कराऊंगा, तो आप कॉपी पेन लेके बैठे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। हम हर क्वेश्चन से पहले आपको 5 से 10 सेकंड दिया करेंगे, ताकि आप एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ ले वीडियो को पॉज करके, क्योंकि 5 से 10 सेकंड में पॉसिबल नहीं क्वेश्चन पढ़ना। ठीक, चलें जी सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका ये AS7 का, AS7 क्या कहता है? AS7 ये कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे वो एक्यूरी बेस पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप, हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ेगी। ठीक, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी सर? इसके अलग अलग मेथड है। एक मेथड होता है कॉस्ट मेथड, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं सर, कॉस्ट इनकम अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक, आपकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू का कंपैरिजन हम लोग कॉस्ट इनकम अप टू डेट से करते हैं, तो जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस है, टोटल प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। और अगर हमने ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड कर रखा है, आई मीन टू से, जैसे मान लो सेकंड ईयर थर्ड ईयर आ गया, ठीक, तो जो अर्लियर ईयर का प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड कर रखा वो माइनस कर दें, करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ठीक जी सर, चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। एक प्यारी सी बात हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेक्टेड लॉस है तो आप उस केस में क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन क्रिएट करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कॉन्ट्रैक्ट आपने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया या नहीं किया। ठीक, चलिए पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट। PRZ and Sons Limited are heavy engineering contractor specializing in construction of dams. ठीक है, from the records of the company the following data is available pertaining to the year ended 31st March 23। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 2400 से है, वर्क सर्टिफाइड आपका 1250 से है, वर्क पेंडिंग सर्टिफिकेशन 250 से, तो 1500 से आपका आ गया कॉस्ट इनकम अप टू डेट। ठीक, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन सर कितने से? 1750 से, तो आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितने से आएगा? कॉस्ट इनकम अप टू डेट डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, इनटू 100। आगे स्टेज वाइज पेमेंट रिसीव्ड सर आपकी 1100 है, प्रोग्रेस पेमेंट इन पाइपलाइन सर आपकी 300। इसका मतलब सर आपने जो बिलिंग की है वो कितने की है? 1400 की, जिसमें सर आपके पास 1100 आ चुके हैं, 300 अभी पेंडिंग है। यूजिंग द गिवन डेटा एंड अप्लाइंग द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS7 की बात करेंगे हम यहाँ पे। यू आर रिक्वायर्ड, तो देखिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे सर, एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, उसके बाद सर फिर ये सारी चीजें स्टार्ट कर देंगे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड, सर हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है इस साल का। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। कितना आएगा? 1500 डिवाइड बाई 3250 सर 46.15% आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, हम कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निकालेंगे। कैसे आएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। सर 1108 आ गया, मैं राउंडिंग ऑफ करके लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे 1107.6 आ रहा है। ठीक,
जी सर, इसके बाद क्या आएगा सर? इसके बाद आएगा कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस। वो कैसे निकलेगा सर? कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू माइनस कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट। सर 392 से आपका क्या आ गया? लॉस रिकॉग्नाइज्ड आ जाएगा। अब यहां पे एक चीज देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंप्लीट करने में जो टोटल कॉस्ट लगनी है वो 3250 लगनी है, जो कि इन कंपैरिजन टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज्यादा। तो क्या है सर यहाँ पे? सर एक्सपेक्टेड लॉस है, तो हम लोग क्या करें? एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। कितने अमाउंट से सर? एक्सपेक्टेड लॉस आपका 3250 माइनस 2400 850। ठीक है, हमने लॉस जो रिकॉग्नाइज कर लिया, कितने से कर लिया? 392 से। बैलेंस आपका क्या आ जाएगा? प्रोविजन आ जाएगा 458। ये प्रोविजन आ गया। ठीक, अब देखिए, ये लॉस रिकॉग्नाइज्ड आ गया, ये प्रोविजन आ गया। दोनों अमाउंट क्या करेंगे सर? हम लोग P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आपका जो लॉस आ गया वो 850 से आ गया। इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन में ना बाइफरकेशन करके नहीं दिखाई 850 का, अब बाइफरकेशन करके दिखाएंगे कि इतना तो लॉस हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, और इतना सर क्या करेंगे? प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक, टोटल जो अमाउंट चार्ज होगा P&L अकाउंट के अंदर वो 850 से आएगा। अराइव एट द कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखिए सर, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि आपने कितनी कॉस्ट उसके ऊपर इनकर कर दी है। सर ये आ गई 1500। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड आउट ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। हमने ऑलरेडी निकाल दी साहब, कितने से? ये आ गया आपका सर 1108 से। ठीक है, वर्क आउट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम ओब्लिक टू कस्टमर एट ईयर एंड। सर ये अमाउंट कैसे निकलता है? ये अमाउंट निकलता है कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट। अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, और लॉस है तो माइनस कर देंगे। सर यहाँ पे लॉस है, माइनस प्रोग्रेसिव बिलिंग। सर ये आएगा आपका 1400 से। तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर आ गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होता ना तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर ही आता है। सर ये आपका 750 से आ जाएगा। ठीक, आइए मैं एक बार आपको ये सॉल्यूशन टिक करा देता हूँ। 750, ये आपका राउंडिंग ऑफ में हमने 1108 रखा था, 46.15%, और ये आपका आ गया 1500। ठीक जी सर, वैसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 इंटू 2400 इंटू 46.15%, 1107.6 आ गया। ठीक जी सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए AS 19 के अकॉर्डिंग सर लेसी जो है, अगर वो असेट को फाइनेंस लीज पे लेके आता तो इनिशियली रिकॉर्ड करता साहब वो सर लोअर ऑफ टू ए फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, और बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। अब सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कैसे निकलेगी? सर देखिए, लेसी जो भी पेमेंट करेगा, चाहे वो डाउन पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है, या जीआरबी। ठीक, जीआरबी कभी भी सर लेसी की बुक्स में नहीं आता। ठीक, अच्छा, उसको हम क्या करेंगे? डिस्काउंट फैक्टर से पीवी निकाल लेंगे, और फेयर वैल्यू ऑफ असेट और पीवी ऑफ एमएलबी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, जो भी लोअर होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे साहब? असेट टू लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, हाँ, अगर फेयर वैल्यू ऑफ दी असेट सर लोअर है तो उसके हम लोग क्या करते हैं साहब? फिर हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट निकालने के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालते, IRR निकालते। ठीक, चलिए क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जल्दी से। एस प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम एस के लिमिटेड। सर उसने मशीन को लीज पे ले लिया, फाइनेंस लीज पे। द इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर, लीज टर्म 4 ईयर है। ठीक है, फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज 20 लाख है। ठीक है, लीज रेंट सर कितने से? 625 से। जीआरबी सर आपका 125 है, एक्सपेक्टेड रेजुअल वैल्यू 375 है। यूजीआरबी सर इन दोनों का डिफरेंस होता है, जो कि अपने लिए रेलिवेंट नहीं अगर लेसिक बुक्स की बात हो रही। ठीक, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट सर 15% है। डिस्काउंट रेट फॉर ईयर 1 2 3 4 5 सॉरी 4 4 तक ही ना, हाँ जी 4 ईयर है सर, ये डिस्काउंट रेट दे दिया आपको। ठीक है, you are required to calculate the value of the lease liability as per AS 19 and also disclose impact of this on balance sheet and profit and loss account at the end of the year 1। सर इंस्टीट्यूट ने क्या किया? क्वेश्चन में पूछ तो लिया कि इसका इम्पैक्ट दिखाइए, लेकिन एक मिनट के लिए मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ। वो इसका इम्पैक्ट दिखाना सॉल्यूशन में भूल गए हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे सर आप? सर हम लोग इनिशियली जो असेट को रिकॉर्ड करेंगे, लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, उसका अमाउंट निकालेंगे, विच इज लोअर ऑफ टू ए फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, बी सर पेमेंट देखिए आपकी 625 से 4 ईयर तक है, तो यहाँ पे 0.8696 प्लस 0.7561 एनुटी फैक्टर ले लेते हैं ना,
0.65 आपका 75 प्लस आपका आएगा 0.5718, फिर ये आ गया 2.855। और फोर्थ ईयर के बाद सर आप क्या करेंगे, जीआरवी पे करेंगे 125 से, और जो आपके डिस्काउंट रेट है 0.5718 है। 71475 17,84,375। 71475 ये अमाउंट आ गया आपका 18,55,850, जो कि आपकी फेयर वैल्यू ऑफ असेट से कम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे साहब कि आप क्या करेंगे, इनिशियली असेट को रिकॉर्ड करेंगे 18,55,850 पे, ठीक है। और सर उतने से लीज लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। असेट अंडर लीज 2 आएगा आपका, लीज लायबिलिटी दोनों का अमाउंट आएगा सर आपका 18,55,850, ठीक। अब आप क्या करेंगे सर, देखिए सर ड्यूरिंग द ईयर हम लोग क्या करेंगे, जो ओपनिंग लायबिलिटी है इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी, किस रेट से सर, 15% से। तो पीएनएल में क्या इंपैक्ट आएगा, एक तो सर पीएनएल के अंदर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी 278,378 से, ठीक है जी सर। अच्छा, आप इंस्टॉलमेंट पे कर दें कितने की, 625 की, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 15,09,228, ठीक जी सर। तो ये आपकी क्लोजिंग लीज लायबिलिटी आ गई, ये आपके इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई, ठीक। एक लाइन और लिखेंगे आप कि हम क्या करेंगे साहब, जो असेट अंडर लीज है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जो डेप्रिसिएशन होगा सर वो आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर चला जाएगा, और जो असेट आएगी सर ईयर एंड पे वो आफ्टर डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक। और ये आप सर एज ए लीज लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस दिखा दें। चले जी सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका AS9 का क्वेश्चन है, और ये रेंडरिंग ऑफ सर्विस का है क्वेश्चन है। देखिए AS9 ये कहता है कि आप रेंडरिंग ऑफ सर्विस के केस में रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे। कहता है रेंडरिंग ऑफ सर्विस के केस में सर आप रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे जब आप सर्विस रेंडर कर देंगे और सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन होगा। अब सर्विस रेंडर को सर हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सर ये डिपेंड करेगा कि सर्विस की नेचर कैसी है, या तो सर उसके ऊपर क्या लगेगा आपका कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड लगेगा, या सर प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड लगेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सर्विस। पढ़ेंगे क्वेश्चन एक बार, देखिए क्या लिखता है। ओल्ड इरा पब्लिकेशन पब्लिश ए पॉपुलर मंथली मैगजीन ऑन 15th of every month. The publication sell the advertisement space on terms of 90% payable in advance and the balance 10% payable within 30 days of release of the publication. सर देखिए एक मैगजीन छपती है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, एक स्पेस ले लिया एडवर्टीजमेंट के लिए, और टर्म्स ऐसी है कि हमें 90% तो क्या करना पड़ेगा, एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, और बैलेंस सर जिस दिन पब्लिकेशन रिलीज हो जाएगा उसके 30 डेज के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। द स्पेस फॉर March 23 इशू ऑफ द मैगजीन वाज सोल्ड इन द मंथ ऑफ February, ओके। तो 15 मार्च को मैगजीन छपनी है, उसके लिए सर स्पेस फरवरी में बेच दिया गया, ठीक है। द मैगजीन वाज पब्लिश्ड एज पर शेड्यूल ऑन 15th ऑफ द मंथ, ठीक है। अमाउंट ऑफ 270 हैज बीन रिसीव्ड, तो 270 सर कितना रहा होगा आपका, 90% रहा होगा, तो 3 लाख की रिवेन्यू आ जाएगी, 30,000 सर आपका रिसीवेबल आ जाएगा, 270 आपको रिसीव हो चुका होगा। द अमाउंट ऑफ 270 हैज बीन रिसीव्ड अप टू 31st March 23 and 30,000 was received on 10th April for advertisement published in the March issue of the publication. तो इसके समय हम लोग क्या करेंगे साहब, रिवेन्यू 3 लाख से रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि एज पर दी सर आपका AS9 आपने सर्विस रेंडर कर दी है, तो आप क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे और 30,000 सर एज ए रिसीवेबल दिखा देंगे, ठीक। प्लीज एडवाइज द अकाउंटेंट द अमाउंट ऑफ द रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 23। क्वेश्चन नंबर सर जो डी है ये आपका है, एक बार मैं सी का आपको सॉल्यूशन टैली करा दूं, जी सर बिल्कुल टैली करा दो। ये देखिए 30,000 सर आप ड्यू फ्रॉम एडवर्टीजमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे, 3 लाख सर सेल हो जाएगी, ठीक। सर AS29 ये कहता है
प्रोविजन आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, ठीक है, उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, आउटफ्लो रिसोर्सेज की नीड होगी, और सर अमाउंट का आप रिलायबल एस्टिमेट लगा पाएंगे, ठीक, तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। चलिए पढ़िए डी क्वेश्चन। एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ओवरहोल इट्स एयरक्राफ्ट वंस इन एवरी 5 ईयर। सर लॉ की रिक्वायरमेंट है कि एयरलाइन को क्या करना पड़ेगा, अपने एयरक्राफ्ट को हर 5 साल के बाद ओवरहोल करना पड़ेगा, ठीक। इसे मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, हाँ जी सर, आप एक बाइक लेके आए, ठीक है, बाइक के अंदर मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है और गवर्नमेंट कहती है कि आपको 5 साल के बाद ये इंस्ट्रूमेंट चेंज कराना पड़ेगा, ठीक। अब सर जब तक मैं उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं कराऊंगा तो मेरी कोई भी ऑब्लिगेशन है नहीं, तो मैं कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक। द पैसिफिक एयरलाइन विच ऑपरेट एयरक्राफ्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ इन इट्स फाइनल अकाउंट। बिल्कुल ठीक है सर, वो प्रोविजन क्यों प्रोवाइड करेगी, तो प्रोविजन तो प्रोवाइड करेंगे जब 5 साल के बाद सर उसे ओवरहोल करा लेगी, एक बात। दूसरी बात, अगर मान लो पेनल्टी क्लोज है कोई कि आप ना 5 साल के बाद अगर ओवरहोल नहीं कराते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और अगर मान लो ये कंपनी 5 साल के बाद अपने एयरक्राफ्ट को ओवरहोल नहीं कराती तो पेनल्टी का प्रोविजन फिर क्रिएट करेगी 5 साल के बाद, ठीक। क्योंकि सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तभी आएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ AS 29। तो आप पहले क्या करेंगे सर, प्रोविजन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर ये बताएंगे सर कि इस क्वेश्चन में कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है इसलिए आप कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, 5 साल के बाद भी अगर आप एयरक्राफ्ट को कंटिन्यू यूज करते हो कोई पेनल्टी, तो आप पेनल्टी का प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। चलिए एक बार ये इसका सोल्यूशन देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन है। इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करते हैं, जो डिसोल्यूशन के स्टेप है वही फॉलो करते हैं, एक या दो पॉइंट अलग से और हमें ट्रीट करना होता है। एक तो ये कि अगर रिलाइजेशन लॉस होता है तो हम क्या करते हैं साहब, उसे कैश में मंगाते हैं। सेकंड, जब पार्टनर की फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होती है तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का हम पहले क्या करेंगे, इंसॉल्वेंसी लॉस निकालेंगे, फिर उसे सर सोल्वेंट पार्टनर बोन करेंगे। अब सोल्वेंट पार्टनर कैसे बोन करेंगे, अगर सर कैपिटल फिक्स है तो सोल्वेंट पार्टनर क्या करेंगे, अपनी फिक्स कैपिटल की रेशो में इंसॉल्वेंसी लॉस को बोन कर लेंगे, इंसॉल्वेंट पार्टनर के इंसॉल्वेंसी लॉस को, ठीक जी सर। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सोल्वेंट पार्टनर की कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस होगा, और कैपिटल का जो बैलेंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा साहब, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन निकलेगा। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स सर जो भी कैपिटल के बैलेंस है वो आ जाएंगे, अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह है तो वो एलोकेट करने के बाद, ठीक। चलिए, लेकिन सर यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखोगे ना तो एक अलग ही टाइप की लाइन डाल रखी क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखिए, P, Q, R and S are sharing profit and losses in the ratio 3:3:1, ठीक है। Frauds committed by R during the year were found out and it was decided to dissolve the partnership on 31st March 23 when their balance sheet was as under। सर ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी, ठीक है। सर हमें क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा कि जो कैपिटल वो फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। देखिए, अगर क्वेश्चन में सर आपको पार्टनर के करंट अकाउंट भी दे रखे हैं और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी दे रखे हैं, इट मींस क्या है, फिक्स कैपिटल है। अगर सिर्फ एक ही अकाउंट दे रखा कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के नाम से तो सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सर आपको अलग से कोई करंट अकाउंट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे क्या है सर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। इस क्वेश्चन में इंसॉल्वेंसी लॉस जो एलोकेट होना चाहिए, सोल्वेंट पार्टनर की जो कैपिटल है उसमें पहले हम लोग क्या करेंगे साहब, जनरल रिजर्व को PSR में एलोकेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो बैलेंस आएगा उस रेशो के हिसाब से सर एलोकेट होना चाहिए। लेकिन सर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, क्वेश्चन में कुछ और ही लिख दिया, करेंगे उसके ऊपर भी चर्चा। देखिए, एक बार मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लूं। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने कई वीडियो में हमें बताया है कि हमें एग्जाम के अंदर पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए, सो दैट हम जब भी कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हो तो हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या करें सर, उसके आंसर की ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है जी सर। प्रीपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑल वर्किंग शुड पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है सर। डिसोल्यूशन के क्या स्टेप होते हैं, पहला स्टेप होता है ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक। उसके बाद सर सेकंड स्टेप क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे सर, असेट को बेचेंगे। थर्ड स्टेप में हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे सब, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे, और उसके बाद सर क्या करेंगे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे, पैकिंग अप करेंगे, जिसमें पहले हम क्या करेंगे सब, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉस है उसे PSR में सर किस में बांट देंगे,
सर पार्टनर, ठीक। जी सर, आइए अब ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी, तो मैं एक काम करता हूँ, पहला स्टेप एक बार अप्लाई कर लेता हूँ। ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट, ठीक, एट बुक वैल्यू। तो बिल्डिंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, ये आपके किस में चले जाएंगे, रिलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। क्रेडिटर बीपी सर, ये रिलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। कई बार हमारी स्टेटमेंट क्या करती है, अगर कोई असेट और लायबिलिटी डायरेक्ट सेटल होती है तो कई बार उसे रिलाइजेशन अकाउंट के थ्रू सेटल कर लेती है, और कई बार सर उसे क्या करती है, अलग से सेटल करके दिखाती है, ठीक। इस बात को मैंने डिटेल में डिस्कस करके MTP 1 के अंदर, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे सर ये रिलाइजेशन अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, ये रिलाइजेशन अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, कैश सर अलग से आ जाएगा, ठीक है। जनरली तो सर PSR में आ जाएगा, कितना कितना है, 3321, तो ये आएगा 40,000 डिवाइड बाई सर 9 × 3, 13333, मतलब 30,333 आपका आएगा सर P में, Q में, ठीक है। और 8889 आएगा सर आपका R में, और 4 × 4 आएगा सर आपका S में, ठीक है। राउंडिंग ऑफ का 1 रुपये का डिफरेंस देख लेना। जी सर, ये देखिए, ये हमने क्या किया साहब, ये लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी रिलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पे, ये असेट ट्रांसफर कर दी, बिल्कुल ठीक है सर। और ये कैश का बैलेंस कैरी कर लिया, ये कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, ये सर हमने क्या किया, जनरली जो बांट दिया, ठीक। ये देखिए इन्होंने लास्ट में 1 रुपीज़ यहाँ एडजस्ट कर दिया, ठीक। चले जी सर, आइए अब इसके बाद सर हम क्या करेंगे, सर ये पूरी कहानी बता रखी है कि कैसे कैसे आपने एसेट को बेचे हैं और लायबिलिटी पेमेंट की है, ठीक है। लास्ट में सर कुछ प्यारी सी बात लेकर रखी है रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी लॉस, ठीक। A check for 7,000 received from debtor was not recorded in the books and was misappropriated by R. सर देखिए डेटर अपने कितने हैं, 70,000, ठीक है। 7,000 का एक डेटर था जिसने हमें पेमेंट कर दी है, बट सर वो आर ने क्या किया, मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ये डेटर है ना, इसकी वर्किंग साथ साथ चला लेते हैं। जी सर, आर डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट 7,000 से, आर डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट आपका आ जाएगा, ठीक, 7,000 से। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹8,000, एक मिनट रुकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितने की, 50,000 की। कॉस्टिंग ₹8,000 were sold by R at 11,000 and the fund transferred to his personal account. This sale was omitted from the firm's books. तो हम क्या करें सर, ये पैसे भी R से ले लेंगे, कितने लेंगे सर, 11,000, क्योंकि 11,000 सर अपनी इन्वेस्टमेंट भी की, तो हम एंट्री क्या करेंगे सर, R डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। सर इन्वेस्टमेंट डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे यहाँ पे, R तो डेबिट कर देंगे, टू इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नपटा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं, रिलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो सर इस केस में क्या आएगा, 11,000 से हम उसको डेबिट कर देंगे। सर 3,000 का क्या होगा, ऑटोमेटिक, बेटा देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट अगर महंगी बिकेगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। 11,000 से 11,000 से, बिल्कुल ठीक है सर। एक क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 9,000 एट 13,000, ओके। हमारे एक क्रेडिटर भाई साहब हैं, उन्हें हमारी एक इन्वेस्टमेंट पसंद आई 9,000 वाली, और कहा कि मैं इसे क्या करूंगा, 13,000 में लेके जाऊंगा। तो क्रेडिटर सर आपका आएगा 80,000 माइनस 13,000, सर 4,000 का हमें यहाँ पे फायदा हो गया, वो ऑटोमेटिक सर रिकॉर्ड हो जाएगा। कैसे, इन्वेस्टमेंट को हमने रिड्यूस कर दिया 9,000 से और क्रेडिटर को रिड्यूस कर दिया 13,000 से, ठीक। एक बार फिर से लाइन पढ़े, हाँ जी सर। A creditor agreed to take over investment of the book value of 9,000 at 13,000. The rest of the creditor were paid off at a discount of 5%. Okay. तो सर इसकी हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी, हम क्या करेंगे, अपनी वर्किंग में दोनों जगह से अमाउंट कम कर लेंगे, और क्योंकि हमने क्रेडिटर का अमाउंट सर ज़्यादा कम कर लिया है तो हमें फायदा हो गया, बैलेंस निकालते क्रेडिटर का। सर ये आ गया 67,000, बिल्कुल ठीक है। अब सर 5% डिस्काउंट पे हमने इसको पे कर दिया था, हम एंट्री क्या करें, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से सर, 63,650 से। चलो जी, क्रेडिटर का हिसाब किताब हो गया, 63,650, ये आ गया सर आपका क्रेडिटर पे, ठीक। जी सर, आगे बढ़ते हैं। द अदर असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, बिल्डिंग 110%, स्टॉक 120, इन्वेस्टमेंट्स, रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 7,000। तो इन्वेस्टमेंट कितने की बची हुई है अपनी, इन्वेस्टमेंट कितने की थी वैसे, 50,000 की थी ना, हाँ जी, माइनस 8,000 माइनस आपका 9,000, 33,000 है। जी सर, 7,000 का प्रॉफिट हो गया,
तो 40,000 आ गया। ठीक है, चलिए तो आपका बिल्डिंग आएगा सर 190 प्लस 10%, 2,09,000 से आपका बिल्डिंग आ गया, ये इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है, और आपका स्टॉक 120 से आ गया, बिल्कुल ठीक है। और डेटर वो कह रहा है सर रेस्ट ऑफ द डेटर वर रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, तो 120 का आपका स्टॉक आ गया। डेटर देखिए 63,000, 10% डिस्काउंट पे पैसा रियलाइज हो गया 56,700। तो 56,700 आइए 209 बिल्कुल ठीक है। 120 40,000 56,700। देखिए 56,700 40,000, बल्कि मैं इसका टोटल करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, 425,700, 425,700। चले जी सर, आगे बढ़ते हैं। बीपी वर सेटल्ड एट इज डिस्काउंट ऑफ 500। तो सर रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा, कितने से आएगा? 29,500 से। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन सर 8,000 से, रिलायंस टू बैंक। चलिए, इट वॉज फाउंड आउट दैट रिलेशन फ्रॉम आर प्राइवेट असेट सर, कितने से? 7,000 से। हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक टू आर। ये देखिए, चले जी सर। अब सर आगे देखिए क्या लिखता है। इट वॉज डिसाइडेड दैट डेफिशिएंसी अराइजिंग ड्यू टू हिम, आर क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और उसकी जो डेफिशिएंसी है विल बी शेयर्ड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इन कैपिटल रेशो बिफोर ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। सर यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट ने एक स्पेसिफिक लाइन डाल दी है, तो सारी बात ही खत्म होगी। हम लोग क्या करेंगे साहब, इस केस में इस रेशो में इंसॉल्वेंसी लॉस को बांट देंगे। सर अगर ये लाइन ना डाली होती तो क्या होता? उस केस में हम क्या करते साहब, जनरल रिजर्व को पहले एलोकेट करते पीएसआर में, जो हमने यहाँ पे एलोकेट कर रखा है। तो सर फिर ये रेशो निकल के आती है आपकी। ठीक है जी सर, चले। हाँ जी, इंस्टीट्यूट ने ना एक क्वेश्चन बहुत पहले दे रखा था, तो वहां पे इन्होंने गलती कर रखी थी। बाद में सर अभी जो आरटीपी आई थी आपकी मई 23 की, उसमें इसी तरीके का क्वेश्चन सर ठीक करके दे दिया है। इट मीन्स अब उन्होंने इसको ठीक करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ठीक ना करके क्या किया, लाइन चेंज करती। ठीक, चले। हाँ जी सर, तो अगर एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन आता तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए टेक्निकली सर अगर ये लाइन लिख के दे दी फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो आप क्या करेंगे, कैपिटल की रेशो में बांटेंगे। ठीक जी सर, चलिए अब यहाँ पे पहले हम किसको क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। सर यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, पीएसआर में प्रॉफिट आ गया, बिल्कुल ठीक है सर, ये प्रॉफिट बांट दिया। अब सर इंश्योरेंस लॉस निकालेंगे, कितना आएगा? 40,000 प्लस आपका 7,000 प्लस आपका 11,000 माइनस आपका सर 8,889 माइनस सर 2,789 माइनस आपका आएगा 7,000, तो ये आ गया आपका 39,322। लो जी, अब इसको हम क्या करेंगे सर, 15,15,6 इस रेशो में एलोकेट कर लेंगे। ये लो जी, ये एलोकेट करके हमने बाकी पार्टनर को डेबिट कर दिया। जी सर, सर अब जो फुल एंड फाइनल अमाउंट आएगा उसको क्या करेंगे, कैश में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन है। हम लोग सर इनकम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखिए परफॉर्मिंग असेट सर एक्रूअल बेस पे, और नॉन परफॉर्मिंग असेट पे कैश बेस पे। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज इन रिस्पेक्ट टू परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सर इसके दो तरीके होते हैं डिस्क्लोज करने के, या तो आप क्या कर सकते हैं सर, एक बार परफॉर्मिंग एसेट की इनकम ले लो और नॉन परफॉर्मिंग की ले लो, या सर फिर आइटम वाइज, जैसे कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, इसमें ये ऐड कर दो, इसमें ये ऐड कर दो, और इसमें ये ऐड कर दो। ठीक, एक लाइन जरूर लिख देना एग्जाम में ना कि परफॉर्मिंग एसेट पे हम लोग इनकम कैसे रिकॉर्ड करें एक्रूअल बेस पे, नॉन परफॉर्मिंग कैश बेस पे। ठीक है, तो इसका जो टोटल आएगा 3,126 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका अमलगमेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर सर एक प्यारी सी बात मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जब भी क्वेश्चन में ना हमसे क्या मांगा जाता है, क्वेश्चन में न्यू कंपनी की बैलेंस शीट मांगी जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांग रखी है
तो हम क्या करेंगे, पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, हाँ जी, फिर ये चेक करेंगे कि जो न्यू कंपनी है उसकी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट दे रखी है, यस, तो उस एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में जो हमने एंट्रियां पास की उसका इफेक्ट ले लेंगे और फिर आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी, ठीक, न्यू बैलेंस शीट बन जाएगी न्यू कंपनी की। अगर न्यू कंपनी की एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी तो हम लोग क्या करते साहब, जो हमने एंट्रियां पास की ना न्यू कंपनी में, उन्हीं एंट्री के बेस पे क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है सर। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ न्यू कंपनी की बैलेंस शीट मांग रखी है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्या एंट्री पास करने की नीड है, नहीं, उस केस में हम क्या करेंगे साहब, वर्किंग कर लेंगे, और वर्किंग में सर हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। वर्किंग कैसे होगी सर, पीसी पेड माइनस सर आपकी जो नेट एसेट एक्वायर्ड है वो आ जाएंगे, ठीक है। और नेट एसेट सर किसके बेस पे आएगी, सर नेट एसेट आएगी आपकी एग्रीड वैल्यू के बेस पे, और जो भी डिफरेंस होगा सर वो आपकी गुडविल आ जाएगी। तो वो जो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा, दोनों में कुछ भी आ सकता है, उसको कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक। यहाँ पे सर जब न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है इस शॉर्टकट मेथड के तहत ना। एक तो ये देखना आपने कि क्या न्यू कंपनी की एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट दे रखी है, यस, तो उसमें ये वर्किंग एडजस्ट करके बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर न्यू कंपनी की एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी तो सर जो हमने वर्किंग की है इसी के बेस पर हम क्या करेंगे सर, न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखेंगे जो शॉर्टकट में नहीं आ पाती। एक तो सर अगर कोई भी म्यूचुअल इंडेप्टनेस है तो वो आपका शॉर्टकट में नहीं आ पाता, हम उसे कैंसिल करेंगे, एक बात, ठीक है सर। दूसरा, अगर कोई स्टैच्यूटरी रिजर्व है साहब तो स्टैच्यूटरी रिजर्व हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, अगर न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को गुड्स सोल्ड किए और वो गुड्स अनसोल्ड है तो उसके ऊपर जो स्टॉक रिजर्व होगा वो शॉर्टकट में नहीं आ पाता। फोर्थ, सर न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी का अक्वायर किया और उसके बाद कुछ फ्रेश इशू कर दिया तो वो भी शॉर्टकट में नहीं आ पाता, ठीक। और एक बात का ध्यान रखेंगे, पीसी में अगर मान लो जो इशू प्राइस है वो अदर देन फेस वैल्यू है तो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम का ध्यान रखें, ठीक। ये कुछ बातें जिनको आप फॉलो करेंगे, जी सर। आइए पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन, आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। जी सर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, आइए मिलकर पढ़ते हैं। एस एंड एन बोथ कंपनीज had been carrying on business independently, ठीक है, they agreed to amalgamate and form a new company, J Limited, with an authorized share capital of 4 lakh divided into 80,000 equity share of 5 each, ठीक है। On 31st March 23, S and N provide the following information, सर ये S and N की कुछ information है, पीपी है, करंट असेट है, लेस करंट लायबिलिटी है, रिप्रेजेंटेटिंग कैपिटल आगे, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रिवैल्यूड फिगर ऑफ फिक्स्ड एंड करंट असेट्स वर एज फॉलोज, ठीक है। फिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है सर, पीपीई की बात कर रहा है, इंस्टीट्यूट ने सर यहाँ पे चेंज कर दिया बट यहाँ रहेगा चेंज करने से, ठीक है। करंट असेट, ठीक है। डेटर एंड क्रेडिटर इंक्लूड 43350 ओन्ड बाई संटू नेपच्यून, ठीक है, ये सर म्यूचुअल इंडेप्टनेस है, ठीक है। द परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाई इशू ऑफ द फॉलोइंग शेयर एंड डिवेंचर, सर ये आपको बताया कि पीसी को कैसे सेटल किया गया है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए क्या लिखता है, एक तो आपने अमाउंट निकालना सा डिवेंचर और शेयर का जो भी इशू किया है सन और नेपच्यून को, यहाँ पर नंबर नहीं सिर्फ अमाउंट मांगा, ठीक है। ए बैलेंस शीट ऑफ जुपिटर लिमिटेड शोइंग द पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर अमलगमेशन, ठीक है। आइए जे की बैलेंस शीट मांगी न्यू कंपनी की, और न्यू कंपनी सर यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वर्किंग हम लोग करेंगे उसी बेस पर बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले देखिए सर पीसी, द परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाई इशू ऑफ द फॉलोइंग शेयर एंड डिवेंचर, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ जे लिमिटेड, प्लीज ध्यान देना कंप्लीट 80,000 शेयर इशू नहीं किए, ऑथोराइज कैपिटल अपनी 80,000 शेयर रखे हैं लेकिन 60,000 शेयर इशू किए हैं टू एस एंड एन इन प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस बेस्ड ऑन द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर विच वर एज फॉलोज। वो ये कह रहा है, जे लिमिटेड ने बोला एस और एन को कि मैं आपको क्या करूंगा, 60,000 शेयर इशू करेगी ये कंपनी, ठीक है। किस रेशो में, पिछले 3 साल के प्रॉफिट ले आओ और उसकी एवरेज कर लो, और जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उस रेशो में, ठीक। देखिए सर 449 आपका 576 माइनस 2500 प्लस 377924 डिवाइड बाई 3 275। नेपच्यून लिमिटेड देखते हैं, 273,900 प्लस 342,100 प्लस 3,59,000 डिवाइड बाई 325। इस रेशो में हम क्या करेंगे साहब, 60,000 शेयर को एलोकेट कर देंगे, तो 60,000 शेयर एलोकेट कर दिए,
ये 6 लाख आ गया। तो 27,500 इंटू आपका फेस वैल्यू कितने से, 5 से। $1,37,500 की इक्विटी शेयर दे दी, ठीक है। और नेपच्यून को सर यहाँ पे आ जाएगा इंटू 162,500, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए क्या लिखता है, 15% डिवेंचर इन जे लिमिटेड एट पार। सर जे कंपनी अपने 15% डिवेंचर पार वैल्यू पे क्या करेगी, इशू करेगी, ठीक है, टू प्रोवाइड एन इनकम इक्वल टू 8% रिटर्न बिजनेस एज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द रिस्पेक्टिव बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 23 आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ असेट। वैसे अगर वो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट ना भी लिखता ना तभी हम रिवैल्यू करते हैं, क्योंकि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में सर क्या लेके चलते हैं, असेट और लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू और पेबल वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर किसी एसेट और लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू पेबल वैल्यू नहीं दे रखी साहब, तो हम लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो फिक्स एसेट करंट एसेट का अमाउंट दे दिया, हाँ जी सर। करंट लायबिलिटी का अमाउंट सर अलग से नहीं दे रखा, तो हम बुक वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। सर इस लाइन का मतलब क्या है, जो अभी आप वर्किंग कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ बेटा, 1 मिनट के लिए दोबारा बता देता हूँ। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जो पैसा लगा हुआ बिजनेस में, उसके ऊपर ना शेयर होल्डर 8% कमाते थे, ठीक है। उनकी उतनी कमाई को मेंटेन करने के लिए, उनकी उतनी इनकम को मेंटेन करने के लिए नई कंपनी क्या कर रही है, डिवेंचर इशू कर रही है, जिसका रेट 15% है। तो हम पहले क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, कितने से आएगा, 710 प्लस 299,500 माइनस 597, 412,500 से, और नेपच्यून का आएगा सर आपका 390, 157,750, 367,500, ठीक जी सर। देखिए इसके ऊपर 8%, इतनी इनकम को मेंटेन करने के लिए 15% डिवेंचर, $220 आ गया। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा सर 220, पीसी का अमाउंट आ जाएगा टोटल इस कंपनी का। चलिए अब एन की बात कर लेते हैं, 367,500 इंटू 8% डिवाइड बाई 15%, सर ये आएगा 196। तो 196 के डिवेंचर इसको दे दिए। तो अगर मैं पीसी की बात करूं तो 358,500 के सर पीसी गई है एन को, ठीक है, ये पीसी गई एस को। और अगर मैं अब यहाँ पे, क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी है, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूँ तो सर आपका 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी, और डिवेंचर की अगर बात करें तो 220 प्लस 196, 4,16,000 के डिवेंचर हो जाएंगे। आइए एक बार मैं आपको ये सारी वर्किंग टैली करा देता हूँ। ये इक्विटी शेयर दे दिए, बिल्कुल ठीक है सर। ये आपको डिवेंचर दे दिए, बिल्कुल ठीक है सर। क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट इशूड मांग रखा था, हाँ जी, तो आप क्या करेंगे, जोड़ के इसकी पीसी लगा जाएगी, इसकी पीसी लगा जाएगी, ठीक। चले, हाँ जी सर। आइए अब सर हमें क्या करना, हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालनी, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, पीसी पेड टोटल कितने से, 7,16,000 से, ठीक है। और सर आपका नेट असेट दोनों कंपनी में यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ही रखी है, 412,500 प्लस 367,500, 780 है। तो सर नेट आपका 64,000 से क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया। आइए अब बनाते बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल सर 3 लाख से आ जाएगा। क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस अलग है, नहीं सर सेम है, तो पूरा अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा सर। ये आपका आ जाएगा डिवेंचर में 15% डिवेंचर, ठीक है। और आपका करंट लायबिलिटी का जो अमाउंट है सर वो आएगा आपका 597, एक सेकेंड,
कैपिटल रिजर्व आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। हाँ सर, वो तो आपने बता ही दिया था 64,000। अब मैं दोबारा बोल देता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 3 लाख से, कैपिटल रिजर्व 64,000 से, उसके बाद सर आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 15% डिवेंचर सर 4,16,000 से, और करंट लाइबिलिटी 1,80,250 जोड़ दिया इन दोनों को। हाँ जी, और ये आपका म्यूचुअल इंडेप्टनेस 4,3,350 सर, ये आएगा 7,33,900। आइए लाइबिलिटी साइड 64,000, 3 लाख, 4,16,000, 7,33,900। ठीक जी सर। आइए असेट साइड में चलते हैं। आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 11 लाख से, ठीक है। आपका करंट असेट आएगा -43,350, 4,13,900 से। चलिए बैलेंस शीट टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखता है, एक्सप्लेन बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, हालांकि थ्योरी का क्वेश्चन मैं फिर भी कराऊंगा इसको, एंड द लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। देखिए बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होते हैं, वो पार्टली पेड अप शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने क्या किया, अपने पार्टली पेड अप शेयर को ट्रांसफर किया है। कब, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के 1 साल पहले, ठीक है, अदर देन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और डेथ। ठीक सर, उन पार्टली पेड अप शेयर होल्डर से कंपनी क्या करेगी सर, कॉल मंगाएगी। ठीक, कितनी कॉल मंगाएगी और कब कॉल मंगाएगी। देखिए सर, जितना सर उनकी अनकॉल्ड कैपिटल है और जिस दिन उन्होंने शेयर ट्रांसफर किए थे उस दिन उनके हिस्से में लायबिलिटी कितनी आ रही थी, विच एवरेज लोअर। ठीक जी सर। अच्छा सर, ये पैसा कब मंगाया जाएगा, तब मंगाया जाएगा जब सर कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा फ्रॉम असेट जो अवेलेबल है और जो सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन फोर्थ के ए की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कॉन्सेप्ट का, जो कि बैंकिंग कंपनी से है। सर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का सिंपल मतलब होता अनअर्न्ड रेवेन्यू। होता क्या है, एक कस्टमर आया हमारे पास, मान लो फरवरी में, उसने कहा साहब बिल डिस्काउंट कराना है। बैंक ने क्या किया, 1 लाख का बिल था और 2,000 डिडक्ट करके 98,000 उसे पे कर दिए। अब ये जो बैंक की 2,000 की इनकम है, ये सर ओवर द पीरियड की इनकम है। ठीक है, मान लो सर वो 1 फरवरी को आया और जो बिल था वो 4 मंथ का था, 31 मई तक का बिल था। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये जो 2,000 की इनकम है सर, ये ओवर द पीरियड ऑफ 4 मंथ है। ठीक है, लेकिन सर प्रोसीजर ये कि हमने 2,000 आज ही डिडक्ट कर लिए, पैसे रख लिए बैंक ने अपने पास। ठीक है भाई, 1 लाख के बिल पे 98,000 पे किया तो 2,000 क्या किया, बैंक ने अपने पास डिस्काउंट के पैसे काट लिए। ठीक है, अब सर इस 2,000 में डिस्काउंट इनकम अगर आप देखेंगे तो 2 मंथ की यहाँ पे है और 2 मंथ की यहाँ पे है। बिल्कुल ठीक है, तो 31 मार्च के बाद सर जितना टाइम पीरियड है, ये उतने टाइम पीरियड के लिए सर डिस्काउंट इनकम आपको क्या करनी पड़ेगी साहब, एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अनअर्न्ड रेवेन्यू है, तो इतने अमाउंट को हम क्या करेंगे सर, जैसे 2,000 इंटू आपका 2/4, 1,000 से रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, चलिए क्या लिखता देखिए, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ जे बैंक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 22, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट ओपनिंग बैलेंस दे दिया, इसको सर हम लोग इस बार डिस्काउंट इनकम में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। ठीक है, ये सर आपके बिल डिस्काउंटेड की आपने ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये उनकी ड्यू डेट आ गई। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22, पास जर्नल एंट्री, द रेट ऑफ डिस्काउंट मे बी टेकन एट 10% पर एनम। तो हम पहली एंट्री क्या पास करेंगे सर, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे, डिस्काउंट रिसीव टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। अब उसका अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, 560 इंटू 10%, कितने टाइम का आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 30 अप्रैल के, 31 मई के और 1 जून के, 32 डिवाइड बाई 365। तो मैं यहाँ पे डेज लिख दूँ क्योंकि डिस्काउंट रेट तो सब में सेम है। हाँ जी सर, 62, ये आएगा सर आपका 69, बिल्कुल ठीक है सर। ये आएगा आपका सर 82, बिल्कुल ठीक है। और सर ये आ जाएगा आपका 92 और ये आएगा सर आपका 96। सर ये आपने कब से कब तक कैलकुलेट किए, 1 अप्रैल से लेके आपकी ड्यू डेट तक। ठीक जी सर, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
एक बार यहाँ पे अमाउंट चेक कर लेते हैं। ये देखिए साहब, ये क्लोजिंग रिबेट आ जाएगा। हम एंट्री क्या पास करेंगे, डिस्काउंट रिसीव टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 140318। तो आपका जो डिस्काउंट इनकम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होगी वो कितने से होगी, 136518, ठीक है जी सर, प्लस 340312 माइनस 140318 जाएगा 336512। चलें, बिल्कुल चलते हैं सर। देखिए एमटीपी में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अभी रिसेंटली करा रखा है, बट मैं फिर भी एमटीपी हमेशा एक जगह कराता हूँ। आई मीन टू से कंप्लीट एमटीपी या आरटीपी एक साथ कराता हूँ। लेकिन यहाँ पे सर इंस्टीट्यूट ने इस बार कमाल कर दिया है, 2 क्वेश्चन ऐसे जो एमटीपी 1 में भी दे दिए हैं। तो ये तो अभी इससे पहले वाली वीडियो में ही है, तो ये एमटीपी 1 में आपको क्वेश्चन मिलेगा डिट्टो, और एक ये क्वेश्चन आपको एमटीपी 1 में मिलेगा। हम इन दोनों को यहाँ पे कवर नहीं करा रहे क्योंकि ये बिल्कुल अभी एमटीपी 1 में मई 23 की उसी में आए हुए हैं। अगर ये कहीं और आए होते ना, या मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पे करा रखे होते, मैंने किसी और वीडियो में करा रखे होते, ठीक है, जैसे स्टडी मैट के क्वेश्चन में करा रखे होते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रखे होते, तो भी मैं यहाँ पे करा देता कि चलो बच्चों को एक ही जगह सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। और आपने देखा भी होगा मैं हमेशा ये प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ। लेकिन ये तो कमाल ही हो गया एमटीपी 1 में। जी सर, चलिए तो फोर्थ का जो बी है एमटीपी 1 में देखेंगे, फोर्थ का सी पढ़िए सर। ये बाईबैक का क्वेश्चन है। बाईबैक में बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा सर, जितनी फेस वैल्यू का हमने इक्विटी शेयर कैपिटल बाईबैक किया उतनी फेस वैल्यू के बराबर सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा या फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा, ठीक जी सर। अब सर बाईबैक में हमें लिमिट कब चेक करनी होती है, कब चेक नहीं करनी होती। देखिए सर 3 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। वैरायटी नंबर 1, बाईबैक का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कहता है इतने शेयर का बाईबैक कर दो, और कुछ बात नहीं कहता वो लिमिट वगैरह, हम उतने शेयर का बाईबैक करते हैं चाहे वो लिमिट में हो या ना हो। एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, ठीक। सेकंड क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्वेश्चन कहेगा बाईबैक कर दो एज पर द लिमिट, तो हम लोग क्या करेंगे सर, लिमिट निकालेंगे उसके हिसाब से बाईबैक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहेगा इतने शेयर का बाईबैक करो और चेक करो कि क्या ये लिमिट में है, तो हम उस केस में क्या करेंगे सर, लिमिट चेक करेंगे। अगर ये लिमिट में है तो इतने का बाईबैक कर देंगे, अगर लिमिट कम है तो जितने की सर लिमिट कम आ रही है उतने तक ही बाईबैक करेंगे, ठीक। चलिए अगर बाईबैक एक्सपेंडिचर होते हैं तो उसे हम पीएनएल अकाउंट में चार्ज करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ लिया आपने, हाँ जी सर। एसएम लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 23। आई मीन टू से आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया जी सर। आपका शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, पीएनएल अकाउंट आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी आ गई, टर्म लोन है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, पीपी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट में स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, ठीक है जी सर। द शेयर होल्डर अडोप्टेड द रेजोल्यूशन ऑन 31 मार्च 23, ठीक है। 2, ये कुछ रेजोल्यूशन पास किया, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ बैंक, एक बैंक अकाउंट बनाना आपने, ठीक है। चलिए बाईबैक 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एट 15 ईच, ओके। तो नंबर ऑफ शेयर सर आपके 15,000 आ जाएंगे। हम एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 10, 1,50,000, ठीक। प्रीमियम ऑन बाईबैक सर 75,000 से टू इक्विटी शेयर होल्डर या सर इक्विटी शेयर बाईबैक, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे साहब, आगे बढ़ते हैं। सर आपने 10% डिवेंचर इशू कर दिए 60,000 के 10% प्रीमियम पे, हालांकि ये बैंक अरेंजमेंट में काम आएगा, लेकिन इसका सर सीआरआर से कोई लेना देना नहीं। आई मीन टू से हमें लीगल कंप्लायंस में सर क्या करना पड़ेगा, 150 के बराबर या तो फ्रेश इशू करना पड़ेगा या सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है जी सर। चलिए और 75,000 का सर जो अपना प्रीमियम ऑन बाईबैक है उससे हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 66,000 से टू 10% डिवेंचर 60,000 से टू सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 से, ठीक है। आपने 20,000 का बैलेंस जर्नलिज्म में मेंटेन करना है, तो जर्नलिज्म में कितना यूज कर पाऊंगा, केवल और केवल 43,000, ठीक है। सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 1 लाख फॉर 80,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 से टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख से, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से लॉस, ठीक। बाईबैक एक्सपेंसेस से बाईबैक एक्सपेंसेस टू बैंक 2,000 से, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बाईबैक एक्सपेंसेस 2,000 से, ठीक है। आइए क्या क्वेश्चन में फ्रेश इशू हुआ, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, कितने का, 150 का।
तो 150 का CRR कैसे क्रिएट होगा सर? जनरल रिजर्व हम मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? 43,000। तो जनरल रिजर्व 43,000 से डेबिट हो जाएगा जी सर। P&L अकाउंट सर आपका हो जाएगा डेबिट कितने से? 1,07,000 से टू CRR, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ सर हम प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर देंगे कितने से सर? वो 75,000 से। सर यहाँ पे तो 70,000 का अमाउंट है, बट अगर आप ध्यान से देखें ना तो जब आपने डिवेंचर इशू किए होंगे तो 6,000 यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट आ गया होगा, ठीक। आइए, और जो जो बैंक की एंट्री सर हम बैंक के लेजर में लेके चले जाएंगे। देखिए, ये आपने बाईबैक कर दिया टू इक्विटी शेयर बाईबैक और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक। ये पेमेंट कर दी, ठीक है। ये डिवेंचर इशू कर दी, बिल्कुल ठीक है। ये बाईबैक एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है सर। ये इन्वेस्टमेंट बेच दी, P&L अकाउंट में लॉस आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। ये सर आपने CRR क्रिएट कर लिया जिसमें जनरल जो मैक्सिमम ऑफ 43,000 का यूज कर पाएंगे, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम से सर आपने प्रीमियम बाईबैक को राइट ऑफ कर दिया और P&L अकाउंट सर बाईबैक एक्सपेंसेस को। ये सर बैंक में देखिए बैलेंस भी दिया गया, इन्वेस्टमेंट बेच दी, 10% डिवेंचर सर जो इशू किए थे इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सर इक्विटी होल्डर को पे कर दिया आपने। ये एक्सपेंसेस हो गया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक। चलिए, क्वेश्चन 5 सर आपका कॉन्सोलेशन बिल्कुल डिटो क्वेश्चन MTP 1 में है। क्वेश्चन 6 की तरफ पढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन 6 का ही पार्ट। AS 26 के अकॉर्डिंग रिसर्च फेज का एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट P&L अकाउंट में चार्ज होता है, डेवलपमेंट फेज को हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग 2021 एन एंटरप्राइज इनकर कोस्ट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस ए रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एज फॉलोज। कंप्लीशन ऑफ डिटेल प्रोग्राम एंड डिजाइन फेज 1 में है, कोडिंग एंड टेस्टिंग फेज 2 में है, अदर कोडिंग कोर्स फेज 3 एंड 4 में है, टेस्टिंग कोर्स सर आपका फेज 3 फेज 4 में है, प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल फेज 5 में है, पैकिंग द प्रोडक्ट आपका फेज 6 में है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 इट वाज एस्टेब्लिश दैट द प्रोडक्ट इज टेक्निकली फिजिबल फॉर द मार्केट। ओके, यहाँ के बाद से टेक्निकल फिजिबिलिटी आ गई है, तो ये रिसर्च फेज का खर्चा है 90,000 हो गया, P&L अकाउंट में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द अबव कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज। देखिए सर, अदर कोडिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, टेस्टिंग कॉस्ट सर आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल कैसे कैपिटलाइज हो जाएगी सर। पैकिंग द प्रोडक्ट सर ये आपका सेलिंग कॉस्ट की तरह होता है, मतलब पैकिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, तो आपका सर ये P&L अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। और 63,000 प्लस आपका 18,000 प्लस आपका 19,500, ये अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा 1,05,000 से। ये देखिए सर, पैकिंग कॉस्ट P&L में जाएगा, ये कैपिटलाइज हो गया और ये रिसर्च फेज के नाम से P&L अकाउंट में चार्ज हो जाएगा, ठीक जी सर। चलिए, क्वेश्चन 6 का भी सर आपका AS4 का क्वेश्चन है। देखिए, AS4 ये कहता है अगर कोई भी इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद होता है और अप्रूवल डेट से पहले होता है, तो आप ये चेक कीजिए कि क्या उस इवेंट के अगेंस्ट बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती थी। आंसर इज यस, तो सर आपके लिए एडजस्टेबल इवेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा? नॉन एडजस्टेबल इवेंट, ठीक। अगर नॉन एडजस्टेबल इवेंट है और मटेरियल अमाउंट है, तो सर हम उसे क्या करेंगे? उसे डायरेक्ट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे, ठीक। An earthquake destroyed a major warehouse of PQR Limited on 30th April 21. The accounting year of the company ended on 31st March 21. ठीक है। The accounts were approved on 30th June 21. ठीक है। ये देखिए सर, आपका जो अकाउंटिंग ईयर एंड वो कब है? 31st मार्च 21 को, ठीक है। अप्रूवल कब हुए हैं सर? 30 जून 21 को। हमेशा डायग्राम बनाए, ठीक है सर। अर्थक्वेक ने क्या किया? मेजर वेयरहाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया, कब? 30 अप्रैल को। तो क्या इसकी कंडीशन या कॉन्टिजेंसी बैलेंस डेट पे एग्जिस्ट करती है? नो। तो ये क्या बन गया सर आपका? नॉन एडजस्टेबल इवेंट, ठीक। द लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक इज एस्टिमेटेड एट 25 लाख, तो डायरेक्ट रिपोर्ट में इसे डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक। स्टेट विद रीजन वेदर द लॉस ड्यू टू द अर्थक्वेक इज एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और फैक्ट को सर कैसे डिस्क्लोज करेंगे? डायरेक्ट रिपोर्ट में, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। चलिए, बाकी एक बार वो वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा कि आपने AS का आंसर कैसे लिख के आना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे OR और ये क्वेश्चन आपका AS 17 का क्वेश्चन। AS 17 ये कहता है अगर आप इंटर सेगमेंट ट्रांसफर करते हैं तो इंटर सेगमेंट में जो आपने प्राइस डिसाइड कर रखा वही आपका मेजरमेंट का बेस रहेगा।
और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर चेंज करते उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि जो हम लोग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर करते हैं उसका जो प्राइस है वही प्राइस होना चाहिए जो हम आउटसाइडर को बेचते हैं? आंसर इज नो। दोनों प्राइस अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर इंटर ट्रांसफर का प्राइस अलग भी है तो चलेगा, लेकिन आप उसे कंसिस्टेंट बेस पे क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, और सर उसे डिस्क्लोज कर रहे हो। ठीक, आई मीन टू से इंटर सेगमेंट का जो ट्रांसफर प्राइस है, ठीक है सर, वो अदर देन आउटसाइडर को जो हम लोग गुड्स बेचते हैं उस प्राइस से अलग हो सकता है। ठीक, कंपनी हैज एन इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 5%. The market price are generally 20% above cost. You are required to examine whether the policy adopted by the company is correct or not. सर करेक्ट है, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसे सर कंसिस्टेंट बेस पे फॉलो करना पड़ेगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, बाकी जितनी बातें मैंने बोली थी सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफरेंट वोटिंग राइट का क्वेश्चन है। सिंपल सर, जो भी आपकी कैपिटल आउटस्टैंडिंग है उसको हम वेट बना लेंगे, ठीक है, और उस वेट के हिसाब से जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वेटेड वोटिंग राइट निकाल लेंगे। देखिए कैसे, W, X, Y and Z hold equity share capital in proportion of 4-3-1-2. A, B, C and D hold preference share capital in proportion of 3-4-2-1. ठीक है, you are required to find their voting right in case of resolution of winding up of the company if paid up capital of the company is 40 lakh एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर कितने से 20 लाख से। तो क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो वेट है सर आपका 40/60, 20/60, तो ये 2/3 हो गया और ये 1/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो WXYZ के पास इक्विटी शेयर है उसको इस वेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ABCD के पास सर जो प्रेफरेंस कैपिटल का प्रोपोर्शन है उसको इस वेट के हिसाब से एलोकेट कर लें। ये देखिए, ये ABCD आ गया 1/3। ठीक, चले जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका ईसोप का क्वेश्चन है। ईसोप के क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आप करंट ईयर में ईसोप इशू करते हो और करंट ईयर में ईसोप वेस्ट होते हैं तो उसके समय हम लोग क्या करेंगे सर, जो एक्चुअल वेस्ट होते हैं उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, ऑन 1 October 2022 A लिमिटेड ग्रांटेड 25,000 ईसोप एट 70 पर शेयर। ठीक है, 70 आपका एक्सरसाइज प्राइस बन गया। ठीक, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वाज 130 पर शेयर, तो 60 की क्या आ गई सर, कॉस्ट आ गई। बिल्कुल ठीक है, द ऑप्शन वर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 1 December एंड 31 March। ठीक है, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10। ठीक है, द एम्प्लॉय एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर 18,000 शेयर ओनली एंड द बैलेंस ऑप्शन लेफ्ट। ये देखिए सर, करंट ईयर में ही सर आपके ऑप्शन वेस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18,000 को कंसिडर करके खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितने से आएगा, 18,000 इंटू आएगा सर आपका 60, 10,80,000। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू सर आपका आएगा 70, 12,60,000। ठीक, 2 आएगा सर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 180 से 2 सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, और जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस उसे क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर देंगे। चलें जी सर, इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों MTP2 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ, इस बार एग्जाम